नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में पिछले कुछ सेशन से हमारा चैप्टर चल रहा है झांसी की रानी। और झांसी की रानी जो चैप्टर है, इसमें हम झांसी की रानी की जो वीर गाथा है और जो ब्रिटिश शासन का हमारे देश पर किस तरह से आक्रमण हुआ था और किस तरह उन्होंने हमारे देश को धीरे धीरे अपने अधीन किया था, वो सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। पाठ जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा हमारे अंदर जोश और उत्साह भरने वाला है कि हमें अपने देश के प्रति कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारी भी कुछ ऐसी ही गाथाएं सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने कविता जो यहाँ पर झांसी की रानी दी गई थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जब राजा की मृत्यु हो गई थी, यानी कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो डलहौजी था उसने झांसी के दुर्ग पर, झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया था। और इससे क्या हुआ था, इससे वहां के जो लोग थे, चाहे वो महलों में रहने वाले लोग हों, चाहे वो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, सभी लोगों में एक स्वतंत्रता के लिए एक चिंगारी भड़क उठी थी कि अब हमें इनके अधीन नहीं रहना है, इनसे आजादी पानी है। तो हर तरह के लोग अपनी अपने तरीके से, अपने अपने तरह से अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए, क्रांति करने के लिए, जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा ले रहे थे। तो अभी यहाँ पर जब हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस जो हमारा अंतिम जो पद था हमारे पिछले सेशन का, उसमें हमने पढ़ा था कि चाहे वो झांसी हो या लखनऊ हो, दिल्ली हो या मेरठ हो या कानपुर हो या पटना हो, राज्य के सभी राजा जो थे, देश के सभी राज्यों के राजाओं ने, और जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बारे में सोचा। अब उन्होंने कहा कि हमें इसमें हिस्सा लेना है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ, हमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोहा लेना है। तो क्या हुआ आगे, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम में, जो ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए महान यज्ञ हो रहा था स्वतंत्रता पाने के लिए, तो इस महायज्ञ में कई वीरवर काम आए, हमारे देश के कई वीर, कई महापुरुष काम आए, जो जैसे नाना धुंधुपद तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम। तो ये ऐसे ही जो कुछ ये क्रांतिकारी हैं, ये इनके नाम भारत के इतिहास गगन में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। इन्होंने अपना जीवन जो है हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए, हमारे देश के स्वतंत्रता यज्ञ में अपना योगदान इन्होंने दिया और इसी क्रम में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए दिया। तो इनके नाम हमेशा
देश की इतिहास गगन पर अमर रहेंगे, जिन्होंने दुश्मनों से युद्ध में जमकर संघर्ष किया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन यहाँ पे लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, उन लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी थी अपने देश के लिए, अपने प्राणों की जो आहुति दी थी, वो आज लोगों को जुर्म प्रतीत होती है। लोगों को लगता है कि ये एक जुर्म था, उन्होंने क्यों इसके खिलाफ, स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज ही क्यों उठाई। तो इस तरह से बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने कहानी सुनी है झांसी की रानी की वीर गाथा की। झांसी की रानी जो है वो कितनी ज्यादा वीर हैं और कितने उत्साह के साथ उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। उस लड़ाई की जो वीर गाथा है वो आज हम झांसी के बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं। आगे बढ़ेंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब हम जो अन्य प्रदेशों की बातें हैं वो तो हम अब झांसी के मैदानों का जब दृश्य देखते हैं अब हम इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, यानी कि जब अन्य प्रदेशों की जो बातें हैं वो भूल कर अब हम उन्हें छोड़कर अब हम झांसी के मैदान को देखते हैं, जहां लक्ष्मीबाई खड़ी हैं मर्द बनके, अर्थात मर्दों से भी बढ़कर वीर योद्धा के रूप में वो खड़ी हैं, वीर योद्धा के रूप में वो लड़ रही हैं। जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, यानी कि यहाँ वहां पर जो सेना में पुरुष स्त्रियां जो भी लोग खड़े हैं उन सभी लोगों में वो एक वीर योद्धा की भांति खड़ी है उस युद्ध के मैदान में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जब अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया, यानी कि जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वो सेनापति बनकर अपने जवानों के साथ आगे बढ़ा, तो उसे देखते हुए रानी ने उसका विरोध करते हुए अपनी तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। जब उन्होंने देखा कि लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर रहा है, तो उन्होंने भी क्रोध से उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। युद्ध द्वंद हुआ आसमानों में और जो दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। द्वंद इतना ज्यादा खतरनाक युद्ध था कि आसमानों में भी बिल्कुल उसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, जब रानी ने उसके साथ युद्ध किया, उसके साथ उसका जब सामना किया, तो उनके युद्ध से उनका युद्ध इतना ज्यादा भीषण था कि आकाश भी द्वंद यानी कि धूल से भर गया, और जो अंग्रेज सेनापति था वॉकर वो घायल होकर भाग गया और उसे अजब हैरानी थी। अब उसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर बहुत ज्यादा अचरज हो रहा था, बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो
लेफ्टिनेंट वॉकर था जो सेनापति बनकर आया हुआ था, रानी के साथ युद्ध करते करते वो घायल हो गया और जख्मी होकर भाग गया। और उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि एक महिला होकर जो रानी लक्ष्मीबाई है वो इतना ज्यादा पराक्रम, इतना ज्यादा बलशाली कैसे हो सकती है। तो उसे अजब हैरानी हो रही थी इन सब चीजों को देखकर। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब क्या हुआ, रानी लगातार 100 मील की यात्रा को तय करके उस युद्ध करते करते लगातार आगे बढ़ती रही, और आगे बढ़ते बढ़ते रानी 100 मील की दूरी पार कर गई और कालपी पहुंच गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और इतना सफर करने के कारण, इतना दूर चलने के कारण, इतनी देर तक चलने के कारण उनका घोड़ा जो था वो थक कर धरती पर गिर गया और तुरंत ही स्वर्ग सिधार गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। जब रानी वहां पर पहुंची तो वहां यमुना के किनारे फिर से अंग्रेजों के साथ रानी का युद्ध शुरू हुआ, और अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से वहां पर भी हार खाई, और विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और उसके बाद रानी कालपी को जीतकर आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का जो राजा था सिंधिया, वो अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से क्योंकि जो ग्वालियर का जो राजा था वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, तो इसीलिए रानी ने उसके साथ भी युद्ध किया और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा थे, वो अंग्रेजों के मित्र थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, जब रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया, ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, तो अब उसे रानी से पराजित होकर, सिंधिया को रानी से पराजित होकर अपनी जो राजधानी थी उसे छोड़नी पड़ी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। विजय तो मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की सेना उन्हें घेरती हुई वहां आ पहुंची थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, अब के जो रानी के सामने था, यानी कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था वो जनरल स्मिथ था। अब के जनरल स्मिथ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसने मुंह की खाई थी। और उधर रानी, उसने भी रानी से युद्ध में हार उसको मिली थी। और यहाँ पर क्या बताया, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। रानी की जो दो सखियां थी, काना और मंदरा, वह भी उनके साथ आई थी, और दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर उन दोनों ने युद्ध करके बहुत सारे शत्रुओं को मार डाला था, बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार डाला था। पर पीछे ह्यूरोज आया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसी क्रम में क्या हुआ, पीछे से
यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया रानी पर ह्यूरोज ने आकर पीछे से आक्रमण कर दिया और इस प्रकार अब रानी जो है दोनों तरफ से घिर गई थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये जो कहानी है बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदानों में अंग्रेजों के साथ वीरता से लड़ रही थी, पराक्रम से लड़ रही थी, मर्द के समान खड़ी होकर लड़ रही थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। अब क्या हुआ कि तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। जब ह्यूरोज पीछे से आ गया और उसने रानी को दोनों तरफ से घेर लिया, लेकिन फिर भी रानी जो है सभी को मार काट कर, यानी कि तब भी रानी घबराई नहीं। जब दोनों तरफ से वो घिर चुकी थी तब भी रानी ने घिर जाने पर सबको मार काट कर वो आगे बढ़ती रही और सेना को पार करती हुई आगे निकल गई। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत वहां पर आ गई थी कि एक जो नाला है, किंतु सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार। और वहां सामने एक रानी के लिए एक भारी संकट आ पहुंचा, यानी कि एक नाला सामने था जो एक भारी संकट था, क्योंकि रानी का जो घोड़ा था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी का जो घोड़ा था उसकी तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, ये नया घोड़ा था, इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। तो क्या हुआ, रानी का घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया। उस नाले को पार न कर पाने के लिए वो अड़ गया वहां पर, और इतने में पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से अब उन पर वार होते चले गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। बीच में रानी खड़ी है और चारों तरफ से उन पर वाणों की वर्षा हो रही है, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। तो रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी। यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए तो शेरनी घायल होकर गिर गई और उसे वीर गति पानी थी, और वो वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पंथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, कवयित्री कहती हैं कि अब रानी स्वर्ग सिधार चुकी है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, और अब उनकी जो अनोखी सवारी थी वो थी चिता। तेज से मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब वो तेज से तेज मिल चुका था, अर्थात रानी का जो आत्म रूपी तेज था वो प्रभु के तेज से मिल चुका था। रानी कोई साधारण इंसान नहीं थी, जैसे कि बचपन से उनकी हमने पूरी गाथा यहाँ पर पढ़ी तो केवल
23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, अपने राज्य के लिए इतना कुछ किया, तो किस तरह की वो इंसान रही होंगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, तो यानी कि जो उनका आत्म रूपी तेज था, उनकी जो आत्मा रूपी तेज था, वो अब प्रभु रूपी यानी कि भगवान रूपी तेज से मिल चुका था। और इसी तेज की वे सच्ची अधिकारी थी, यानी कि उन्हें तो भगवान की शरण प्राप्त होनी ही थी। आखिर वो इसी तेज की सच्ची अधिकारी थी। उन्होंने जीवन भर जो काम किए थे वो केवल मोक्ष के लायक काम ही किए थे, तो इस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। लेकिन अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। यहाँ पर अभी यह उनकी केवल जो उम्र थी वो केवल 23 वर्ष की थी, और उन्होंने जो इस 23 वर्ष की उम्र में जो वीरता दिखाई कि वो मनुज नहीं अवतारी थी, यानी कि वो मनुष्य नहीं हो सकती जो 23 वर्ष की उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर ले, वो मनुष्य नहीं हो सकती। और बचपन से ही वो बिल्कुल ही अलग छवि की थी, बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व की थी। तो वो जो इतनी वीरता 23 वर्ष की आयु में दिखा सकता है, वो कोई मनुष्य नहीं, केवल देवता ही हो सकती है। वह स्वतंत्रता हमको जीवित करने आई, वह बन स्वतंत्रता नारी थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने पृथ्वी पर स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी, यानी कि हमें बलिदान का मार्ग दिखाने आई थी। और आखिर वो हमें उस सीख को देकर चली गई, जो सीख वो सिखाना हमें चाहती थी। दिखा गई पंथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि वो हमें वो सीख सिखा चुकी है। अपने इन कर्मों से, अपने इन कार्यों से हमें वो सीख सिखा चुकी है कि अगर हम मिलकर अपने देश की आजादी के लिए लड़े, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े, अगर उसके लिए हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम करें। तो ये सारी सीख जो वो हमें सिखाना चाहती थी, जो बलिदान का मार्ग हमें दिखाना चाहती थी, वो दिखा चुकी है। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम की कहानी, उनके मर्द बनकर युद्ध के मैदानों में लड़ने की कहानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो गाथा है, हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी हुई है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर कवित्री अपनी कविता की अंतिम पंक्तियों में कह रही है कि रानी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ अब तुम, क्योंकि तुमने बहुत महान कार्य हमारे लिए किया है। हम तुम्हारी इस परोपकार को, तुम्हारे इस कृतज्ञता जो तुमने हमारे लिए दिखाई, उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तुम्हारे जो उपकार है, तुमने जो हमारे ऊपर कृपा की है, उसे हम स्वतंत्रता आंदोलन में जो तुम्हारा योगदान था, जो तुम्हारे बलिदान का योगदान था, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपके योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। जो तुम्हारा ये बलिदान है, हम इस बलिदान से कभी न नष्ट होने वाली आजादी की
चेतना सभी लोगों में जगाएंगे, यानी कि जो तुम्हारा बलिदान है ये स्वतंत्रता, अविनाशी स्वतंत्रता की अलख लोगों के अंदर जगाएगा। यानी कि आगे हमेशा लोग तुम्हारे इस बलिदान को याद करके अपने देश के प्रति, अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ न कुछ करने का अपने देश के लिए जरूर सोचेंगे। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। देखिए, आजादी के प्रति हमेशा आपका ये बलिदान हमें सचेत करेगा, चाहे इतिहास कुछ भी कहे, चाहे इतिहास तुम्हारे बारे में गलत ही क्यों ना कहे, और चाहे सच्चाई का गला भी क्यों ना घोट दिया जाए, चाहे जो सत्य था तुम्हारे बारे में, जो सत्य था, जो असली बातें थी, चाहे उन बातों का गला भी आगे भविष्य में क्यों ना घोट दिया जाए, लेकिन हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से, गोलों से चाहे झांसी। यहाँ पर चाहे अंग्रेजों द्वारा अब विजय भी प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि रानी की मृत्यु हो चुकी है, तो शायद अब ऐसी आशा है कि झांसी को भी अंग्रेज जीत लेंगे, तो चाहे वो झांसी को गोलों से ही क्यों ना नष्ट कर दें, पर जो भारतवासी हैं वो तुम्हारे बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। हे रानी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। हे रानी, तुम अपना स्मारक स्वयं हो, तुम्हें किसी भी स्मारक के कारण की रानी जो झांसी है वो रानी लक्ष्मीबाई की राजधानी है ये बोल के तुम्हें याद नहीं रखेंगे। लोग तुम्हें तुम्हारे बलिदान से याद रखेंगे। अगर झांसी को भले ही अंग्रेज शासक गोलों से नष्ट क्यों न कर दें, लेकिन तुम्हारा स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्मारक तो तुम स्वयं हो। तुमने अपने आप ही अपनी याद के चिन्ह स्थापित किए हैं। तुम अपनी खुद अमिट निशानी हो, यानी कि ऐसी निशानी तुमने अपने जीवन में लोगों के लिए बनाई है, अपनी ऐसी छाप लोगों के मन में छोड़ी है कि उसके लिए किसी को भी स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम ही अपना स्मारक हो, स्वयं में अपना स्मारक हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा, रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम की गाथा यहाँ पर बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है कि किस तरह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी थी झांसी के मैदानों में, मर्दों में मर्द बनकर, वीर योद्धा बनकर, अंग्रेज सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है। तो बच्चों, जैसे आपने देखा, इस पाठ में हमने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके बलिदान के बारे में पढ़ा, और अंग्रेज शासकों का जो हमारे देश पर किस तरह से अधिकार फैलता गया, किस तरह से उनका शासन हमारे देश पर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बारे में पढ़ा। ये पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा हमें शिक्षा देने वाला है, और इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, भावार्थ भी इसका जान लिया है। अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर शेष हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो कविता आप सभी लोगों ने, क्योंकि पिछले 4 सेशन से हम एक ही कविता को पढ़ रहे हैं, काफी लंबी है, आप आशा करती हूँ कि आपने कविता याद कर ली होगी। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।